हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के द्वितीय पेपर समकालीन भारत एवं शिक्षा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पढ़ाने जा रही हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आदिकाल से शिक्षा का विविध भांति विकास एवं प्रसार होता रहा है। प्रत्येक देश अपनी सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता को अभिव्यक्ति देने और पनपाने के लिए तथा साथ ही समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली विकसित करता है। लेकिन देश के इतिहास में कभी कभी ऐसा समय आता है जब मुद्दतों से चले आ रहे उस सिलसिले को एक नई दिशा देने की नितांत ज़रूरत हो जाती है। हमारा देश आर्थिक और तकनीकी लिहाज से उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से हम अब तक संचित साधनों का इस्तेमाल करते हुए समाज के हर वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने का प्रबल प्रयास करते आए हैं। शिक्षा उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रमुख साधन है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने जनवरी 1985 में यह घोषणा की कि एक नई शिक्षा नीति निर्मित की जाएगी और फिर इस नई शिक्षा नीति को मई 1986 में संसद में प्रस्तुत किया गया। इस शिक्षा नीति को 12 निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है भूमिका। इसमें हम देखते हैं मनुष्य जाति के प्राचीन कालीन इतिहास से ही शिक्षा अपनी पहुंच एवं फैलाव का विकास विविधीकरण एवं प्रसार करती रही है। प्रत्येक देश अपनी विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक अभिज्ञान को व्यक्त एवं उन्नत करने हेतु अपनी शिक्षा प्रणाली का विकास करता रहा है। अब देखते हैं नंबर 2 इसी का। राष्ट्र के आर्थिक तकनीकी विकास में एक स्तर तक पहुंच चुका है, जबकि एक वृहद प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए जिससे कि परिसंपत्ति का पहले ही सृजन हो चुका है उससे अधिकतम लाभ उठाया जा सके तथा परिवर्तन के लाभ सभी वर्ग तक पहुंच सके। तीसरा देखते हैं। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जनवरी 1985 में घोषित किया कि देश के लिए एक नवीन शिक्षा नीति का प्रतिपादन किया जाएगा। वर्तमान शिक्षा दृश्य का व्यापक मूल्य निरूपण किया गया, जिसके पश्चात देश पर्यंत वाद विवाद हुआ। विभिन्न दशाओं से जो दृष्टिकोण और सुझाव प्राप्त हुए उनका सावधानीपूर्वक अध्ययन किया गया। अब चौथा है स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा के इतिहास में सन 1986 की राष्ट्रीय नीति एक महत्वपूर्ण कदम थी। उसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्रगति, समान नागरिकता तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना था। उसने शिक्षा प्रणाली की पुनर्रचना की आवश्यकता पर, उसकी गुणवत्ता के प्रत्येक प्रणाली स्तर पर उन्नयन करने हेतु बल दिया और विज्ञान एवं तकनीकी नैतिक मूल्यों के संवर्धन तथा शिक्षा एवं लोगों के जीवन में घनिष्ठ संबंध पर अत्यधिक ध्यान दिया। पांचवा है 1968 की शिक्षा नीति को स्वीकार किए जाने के बाद समस्त देश में सभी स्तरों पर शिक्षा सुविधाओं का पर्याप्त विस्तार हुआ। छठा है सबसे महत्वपूर्ण जो विकास हुआ वह है समस्त देश में शिक्षा की समान संरचना को स्वीकृति और अधिकतर राज्यों में 10+2+3 प्रणाली का प्रारंभ होना। बालक एवं बालिकाओं के लिए अध्ययन की समान योजना निर्धारित करने के अतिरिक्त विद्यालय पाठ्यचर्या में विज्ञान एवं गणित अनिवार्य विषय के रूप में समाविष्ट कर दिए गए और कार्यानुभव का महत्वपूर्ण स्थान निर्दिष्ट कर दिया गया। सातवां है पूर्व स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना प्रारंभ कर दी गई थी। स्नातकोत्तर शिक्षा एवं शोध के लिए अग्रवर्ती अध्ययन केंद्रों की स्थापना की गई। आठवां है 1968 की नीति में समाविष्ट सामान्य संरूपणों, विशिष्ट उत्तरदायित्वों तथा वित्तीय तथा संगठनात्मक अवलंब के निर्धारण सहित क्रियान्वयन की विस्तृत रणनीति में रूपांतरित न हो सकी। परिणाम स्वरूप सुलभता, गुणवत्ता, परिणाम, उपयोगिता और परिव्यय की समस्याएं वर्षों से आती रहती है और उन्होंने अब ऐसा वृहद रूप धारण कर लिया है कि उनका समाधान चरम अत्यावश्यकता के साथ साथ होना चाहिए।
नवा है, ग्रामीण क्षेत्र अपनी हीन अवसंरचना और सामाजिक सेवाओं सहित प्रशिक्षित एवं शिक्षित युवक का लाभ तब तक नहीं उठा सकेंगे जब तक कि ग्रामीण नागरिक असमानताएं घटाई नहीं जाएंगी और रोजगार के अवसरों का विविधीकरण एवं प्रकीर्णन नहीं होगा। 10वां है, भारत का राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि हमारे दीर्घ स्वीकृत मूल्यों के क्षण का संकट प्रस्तुत हो गया है। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, प्रजातंत्र एवं व्यावसायिक नैतिकता पर दबाव बढ़ता जा रहा है। 11वां है, भारतीय ढंग की विचारधारा में मानव को एक रचनात्मक परिसंपत्ति तथा एक बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन माना गया है जिसे कोमलता एवं सावधानी तथा साथ गतिशीलता से संजोए रखने, पोषण करने एवं विकसित करने की आवश्यकता है। 12वां है, भारत में शिक्षा एक चौराहे पर खड़ी है, न कि सामान्य रेखीय प्रसार, न वर्तमान गति एवं उन्नति का प्रकार परिस्थिति की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। 13वां है, आगे आने वाले दशकों में हमारी जनसंख्या वृद्धि सार्थक रूप से घटाए जाने की आवश्यकता है। इसका प्रयोग करने में सबसे बड़ा अकेला कारक है स्त्रियों में साक्षरता एवं शिक्षा का प्रसार। 14वां है, आगे आने वाले दशकों में जीवन अप्रत्याशित अवसरों सहित नए तनाव प्रस्तुत करने वाला है। लोगों को पर्यावरण का लाभ उठाने एवं सूक्ष्म बनाने के लिए मानव संसाधन विकास के लिए अभिकल्प की आवश्यकता होगी। 15वां है, इसके अतिरिक्त विविध प्रकार की नवीन चुनौतियों और सामाजिक आवश्यकताएं शासन के लिए देश के लिए नवीन शिक्षा नीति का प्रतिपादन और क्रियान्वयन अवश्यकरणीय बना देता है। इससे कम कुछ भी परिस्थिति का सामना नहीं कर सकेगा। अब हम सेकंड देखते हैं इसमें, शिक्षा का सार और उसकी भूमिका। इसका पहला है, सबके लिए शिक्षा। हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सबके लिए शिक्षा हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। दूसरा है, सुसंस्कृत बनाने का माध्यम। शिक्षा सुसंस्कृत बनाने का माध्यम है। यह हमारी संवेदनशीलता और दृष्टि को प्रखर करती है जिससे राष्ट्रीय एकता पनपती है, वैज्ञानिक तरीके से अमल की संभावना बढ़ती है और समझ तथा चिंतन में स्वतंत्रता आती है। तीसरा है, जनशक्ति का विकास। शिक्षा के द्वारा ही आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिए आवश्यकता अनुसार जनशक्ति का विकास होता है। शिक्षा वास्तव में वर्तमान तथा भविष्य के निर्माण का अनुपम साधन है। अब तीसरा हम देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था। इसमें फर्स्ट है, शिक्षा का नया रूप। 10+2+3 के ढांचे को पूरे देश में स्वीकार कर लिया गया है। इस ढांचे के पहले 10 वर्षों के संबंध में यह प्रयत्न किया जाएगा कि उसका विभाजन इस प्रकार हो: प्रारंभिक शिक्षा में 5 वर्ष का, प्राथमिक स्तर पर 3 वर्ष का और उच्च प्राथमिक स्तर तथा उसके बाद 2 वर्ष का हाई स्कूल। आजीवन शिक्षा में देखते हैं, आजीवन शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया का एक मूलभूत लक्ष्य है और सार्वजनिक साक्षरता उसका अभिन्न पहलू। युवा वर्ग गृहिणियों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों आदि को अपनी पसंद व सुविधा के अनुसार अपनी शिक्षा जारी रखने के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब चौथा हम देखते हैं, समानता के लिए शिक्षा। महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा। शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जाएगा। महिलाओं की साक्षरता के प्रसार को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाएगी। इस काम के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी, समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और उनके क्रियान्वयन पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। विभिन्न स्तरों पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं को भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा इसमें, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा। इनकी शिक्षा के प्रसार के लिए विभिन्न उपाय किए जाएंगे। फर्स्ट, छात्रावास की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। सेकंड, इन परिवार के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना पहली कक्षा से आरंभ की जाएगी।
थर्ड, इन परिवारों के पढ़े लिखे प्रतिभाशाली युवकों को प्रशिक्षण देकर अपने क्षेत्र में ही शिक्षक बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, प्रौढ़ शिक्षा। विभिन्न पद्धतियों और माध्यमों का उपयोग करते हुए प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाएगा। इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के कार्यक्रम आएंगे, जिसमें फर्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र में सतत शिक्षा केंद्रों की स्थापना। दूसरा है नियोजक मजदूर संगठनों और संबंधित सरकारी एजेंसियों के द्वारा श्रमिकों की शिक्षा। तीसरा है उच्च शिक्षा की संस्थाओं द्वारा सतत शिक्षा। चौथा है पुस्तकों के लेखन व प्रकाशन को तथा पुस्तकालय और वाचनालयों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन। पांचवा है जन शिक्षा और समूह के साधनों के रूप में रेडियो, दूरदर्शन और फिल्मों का उपयोग। छठा है शिक्षार्थियों के समूह और संगठनों का सृजन। आठवां है दूर शिक्षण के कार्यक्रम। नवा है स्वाध्याय और स्वयं शिक्षण में सहायता की व्यवस्था। 10वां है आवश्यकता और रुचि पर आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। अब हम 5वां देखते हैं, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन। इसके अंतर्गत पहला है शिशुओं की देखभाल और शिक्षा। शिशुओं की देखभाल और शिक्षा का विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसे जहां भी संभव हो समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के संदर्भ में शिशुओं की देखभाल के केंद्र खोले जाएंगे। अब देखते हैं इसमें दूसरा, प्रारंभिक शिक्षा। नई शिक्षा नीति में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की समस्या सुलझाने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 1990 तक जो बच्चे 11 वर्ष के हो जाएंगे उन्हें विद्यालय में 5 वर्ष की शिक्षा या अनौपचारिक धारा में इसकी समतुल्य शिक्षा अवश्य मिल जाएगी। इस प्रकार 1995 तक 4 वर्ष की अवस्था वाले सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अवश्य दी जाएगी। अब हम देखते हैं इसमें तीसरा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। इनमें किसी भी मौसम में काम देने लायक कम से कम 2 बड़े कमरे, आवश्यक खिलौने, ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चार्ट और अन्य शिक्षण सामग्री शामिल है। हर स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक होंगे जिनमें 1 महिला होगी। यथासंभव जल्दी ही प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी। पूरे देश में प्राथमिक विद्यालयों की दशा को सुधारने के लिए एक क्रमिक अभियान शुरू किया जाएगा जिसका सांकेतिक नाम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड होगा। अब इसमें चौथा देखते हैं, अनौपचारिक शिक्षा। ऐसे बच्चे जो बीच में स्कूल छोड़ गए हैं या ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ स्कूल नहीं है या जो काम में लगे हैं, वे लड़कियां जो दिन में स्कूल में पूरे समय नहीं आ सकती, इन सब के लिए एक विशाल और व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जाएगा। 5वां है इसमें माध्यमिक यानी सेकेंडरी शिक्षा। इस स्तर पर विशेष संस्थाओं में व्यवसायों की शिक्षा के द्वारा और माध्यमिक शिक्षा की पुनर्रचना के द्वारा देश के आर्थिक विकास के लिए मूल्यवान जनशक्ति जुटाई जा सकती है। जिन क्षेत्रों में अभी सेकेंडरी शिक्षा नहीं पहुंची है वहां तक इसे पहुंचाकर अधिक सुलभ बनाया जाएगा। दूसरे क्षेत्रों में दृढ़ीकरण पर बल रहेगा। अगला है इसमें गति निर्धारक विद्यालय यानी नवोदय विद्यालय। देश के विभिन्न भागों में एक निर्धारित ढांचे पर गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इनमें नई नई पद्धतियों को अपनाने और प्रयोग करने की छूट रहेगी। मोटे तौर पर इन विद्यालयों का उद्देश्य होगा कि वे समता और सामाजिक न्याय के साथ शिक्षा में उत्कृष्टता लाएं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए इन विद्यालयों में आरक्षण होगा। इन विद्यालयों में देश के विभिन्न भागों के मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चे एक साथ रहकर पढ़ेंगे जिससे उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होगा। इन विद्यालयों में बच्चों को अपनी क्षमताओं के पूरे विकास का अवसर मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये विद्यालय समूचे देश में विद्यालय सुधार के कार्यक्रम में उत्प्रेरक का काम करेंगे। ये विद्यालय आवासीय और निःशुल्क होंगे। अब 7वां देखते हैं इसके अंतर्गत
शिक्षा का व्यवसायीकरण। यह प्रस्ताव है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों का 10% 1990 तक और 25% 1995 तक व्यावसायिक पाठ्यचर्या में आ जाए। इस बात के लिए कदम उठाए जाएंगे कि व्यावसायिक शिक्षा पाकर निकले हुए विद्यार्थियों में से अधिकतर को या तो नौकरी मिले या वे अपना रोजगार स्वयं कर सके। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण नियमित रूप से किया जाएगा। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों के विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपने अधीन की जाने वाली भर्ती की नीति पर भी पुनः विचार करेगी। अब देखते हैं 8वां, उच्च शिक्षा। बड़ी संख्या में कॉलेजों को स्वायत्तता देने पर बल दिया जाएगा ताकि वर्तमान अनुबंधन की प्रथा के स्थान पर विश्वविद्यालय और कॉलेजों के बीच एक स्वतंत्र और अधिक सृजनशील संबंध का जन्म हो। अब दूसरा है, विशिष्टीकरण की मांग को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को नए सिरे से बनाया जाएगा। तीसरा है, शिक्षण विधियों को बदलने के प्रयास किए जाएंगे। दृश्य श्रव्य साधनों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ होगा। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के शिक्षाक्रम, शिक्षण सामग्री के विकास, अनुसंधान एवं अध्यापक प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए अध्यापकों की सेवा पूर्व तैयारी और बाद में उनकी सतत शिक्षा आवश्यक होगी। अध्यापकों के कार्य का मूल्यांकन व्यवस्थित ढंग से किया जाएगा। अब 9वां है, डिग्री को नौकरी से अलग करना। डिग्री को नौकरी से अलग करने की योजना उन सेवाओं में शुरू की जाएगी जिनमें विश्वविद्यालय की डिग्री आवश्यक नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं 5वां, ये छठा है हमारा, तकनीकी व प्रबंध शिक्षा। तकनीकी व प्रबंध शिक्षा संस्थानों को आधुनिक अधिगम सुविधाओं, पुस्तकालय, कंप्यूटर से सज्जित किया जाएगा। तकनीकी संस्थानों तथा उद्योग शोध व विकसित संस्थाओं, ग्रामीण व समुदाय विकास कार्यक्रमों तथा शिक्षा के पूरक क्षेत्रों के मध्य जाल प्रणालियाँ स्थापित की जाएगी। 7वां है, शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना। देश ने शिक्षा व्यवस्था में असीम विश्वास रखा है और लोगों को यह अधिकार है कि वे इस व्यवस्था से ठोस परिणामों की आशा करें। सबसे पहला काम तो इस तंत्र को सक्रिय बनाना है। यह आवश्यक है कि सभी अध्यापक पढ़ाएं और सभी विद्यार्थी पढ़ें। इसके लिए निम्नलिखित युक्तियां अपनाई जाएंगी, जिसमें फर्स्ट है, अध्यापकों को अधिक सुविधाएं और साथ ही उनकी अधिक जवाबदेही। दूसरा है, विद्यार्थियों के लिए सेवा में सुधार और उसके साथ ही सही आचरण पर बल। तीसरा है, शिक्षा संस्थाओं को अधिक सुविधाएं दिया जाना। चौथा है, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर तय किए गए मानदंड के आधार पर शिक्षा संस्थाओं के कार्य के मूल्यांकन की पद्धति का सृजन। अब देखते हैं 8वां, शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना। इसके अंतर्गत पहला है, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। शिक्षा की पाठ्यचर्या और प्रक्रियाओं को सांस्कृतिक विषय वस्तु के समावेश द्वारा अधिक से अधिक रूपों में समृद्ध किया जाएगा। इस बात का प्रयत्न होगा कि सौंदर्य, सामंजस्य और परिष्कार के प्रति बच्चों की संवेदनशीलता बढ़े। अब इसमें दूसरा है, मूल्यों की शिक्षा। हमारा समाज सांस्कृतिक रूप से बहुआयामी है, इसलिए शिक्षा के द्वारा उन सार्वजनिक और शाश्वत मूल्यों का विकास होना चाहिए जो हमारे लोगों को एकता की ओर ले जा सके। तीसरा है, पुस्तकें और पुस्तकालय। इसमें पहला है, जन शिक्षा के लिए की कीमत पर पुस्तकों का उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है। पुस्तकों की गुणवत्ता को सुधारने, पढ़ने की आदत का विकास करने और सृजनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। दूसरा है, पुस्तकों के विकास के साथ साथ मौजूदा पुस्तकालयों के सुधार के लिए और नए पुस्तकालयों की स्थापना के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। अब चौथा है, संचार माध्यम और शैक्षिक प्रौद्योगिकी। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग उपयोगी जानकारी के लिए, अध्यापकों के प्रशिक्षण और पुनः परीक्षण के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, कला एवं संस्कृति के प्रति जागरूकता और स्थायी मूल्यों के संस्कार
उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा में टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा। अब पांचवा है कार्यानुभव। कार्यानुभव एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण और सार्थक शारीरिक काम है जो सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है और जिससे समाज को वस्तुएं या सेवाएं मिलती है। यह अनुभव एक सुसंगठित और क्रमबद्ध कार्यक्रम के द्वारा दिया जाना चाहिए। कार्यानुभव की गतिविधियां विद्यार्थियों की रुचियों, योग्यता और आवश्यकताओं पर आधारित होगी। छठा है मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा में सुधार। परीक्षा में इस प्रकार सुधार किया जाएगा जिससे कि मूल्यांकन की एक वैध और विश्वसनीय प्रक्रिया उभर सके और वह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में एक सशक्त साधन के रूप में काम आ सके। क्रियात्मक रूप से इसका अर्थ होगा, पहला, इसमें अत्यधिक संयोग और आत्मगतता के अंश को समाप्त करना। दूसरा है रटाई पर जोर को हटाना। तीसरा, ऐसी सतत और संपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास करना जिससे शिक्षा के शास्त्रीय और शास्त्र पहलू समाविष्ट हो जाएं और शिक्षण की पूरी अवधि में व्यापक रहे। चौथा है अध्यापकों, विद्यार्थियों और माता पिता के द्वारा मूल्यांकन की प्रक्रिया का प्रभावी उपयोग। पांचवा है परीक्षाओं के आयोजन में सुधार। छठा है परीक्षा में सुधार के साथ साथ शिक्षण सामग्री और शिक्षण विधि में सुधार। सातवां है माध्यमिक स्तर से क्रमबद्ध रूप में सत्र प्रणाली का प्रारंभ। आठवां है अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग। अब देखते हैं हम आगे नवा शिक्षक। इसमें पहला है किसी समाज में अध्यापकों के दर्जे से उसकी सांस्कृतिक सामाजिक दृष्टि का पता लगता है। कहा गया है कि कोई भी राष्ट्र अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। दूसरा है अध्यापकों को भर्ती करने की प्रणाली में इस प्रकार परिवर्तन किया जाएगा कि उनका चयन उनकी योग्यता के आधार पर व्यक्ति निरपेक्ष रूप से और उनके कार्य की अपेक्षाओं के अनुरूप हो सके। तीसरा है शिक्षकों का वेतन और सेवा की शर्तें उनके सामाजिक और व्यावसायिक दायित्व के अनुरूप हो और ऐसी हो जिनसे प्रतिभाशाली व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय की ओर आकृष्ट हो। चौथा है व्यावसायिक प्रामाणिकता की हिमायत करने, शिक्षा की प्रतिष्ठा को बढ़ाने और व्यावसायिक दुर्व्यवहार को रोकने में शिक्षक संघों को अहम भूमिका निभानी चाहिए। अब दूसरा देखते हैं इसमें अध्यापकों की शिक्षा। पहला है इसके अंतर्गत अध्यापकों की शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। इसके सेवा पूर्व और सेवाकालीन अंशों को अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा है जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे जिनमें प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की और अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। इन संस्थाओं की स्थापना के साथ बहुत ही घटिया प्रशिक्षण संस्थाओं को बंद किया जाएगा। तीसरा है कुछ चुने हुए माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेजों का दर्जा बढ़ाया जाएगा ताकि वे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों के पूरक के रूप में काम आ सके। अब आगे हम देख रहे हैं 10वां शिक्षा का प्रबंध। इसके अंतर्गत फर्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड शैक्षिक विकास का पुनरावलोकन करेगा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक परिवर्तनों को सुनिश्चित करेगा और कार्यान्वयन संबंधी देखरेख में निर्णायक भूमिका अदा करेगा। दूसरा है भारतीय शिक्षा सेवा, शिक्षा के प्रबंध के उपयुक्त ढांचे के निर्माण के लिए तथा इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लाने के लिए यह आवश्यक होगा कि भारतीय शिक्षा सेवा का एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में गठन किया जाए। तीसरा है राज्य स्तर पर राज्य सरकारें केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित करेगी। चौथा है जिला तथा स्थानीय स्तर पर, इसके अंतर्गत फर्स्ट है उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का प्रबंध करने के लिए जिला शिक्षा बोर्डों की स्थापना की जाएगी तथा राज्य सरकारें यथाशीघ्र इस संबंध में कार्यवाही करेंगी। दूसरा, उपयुक्त निकायों के माध्यम से स्थानीय लोक विद्यालय सुधार कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। अब देखते 5वां स्वैच्छिक एजेंसियों तथा सहायता प्राप्त संस्थाएं। गैर सरकारी तथा स्वैच्छिक प्रयासों को जिनमें समाज सेवी सक्रिय समुदाय भी शामिल है प्रोत्साहन दिया जाएगा और वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी बेशर्त कि उनकी प्रबंध व्यवस्था ठीक हो।
अब हम देखते हैं 11वां, संस्थान तथा समीक्षा। शिक्षा को राष्ट्रीय विकास एवं उत्तरजीविता के हेतु पूंजी निवेश का एक अत्यंत आवश्यक क्षेत्र माना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह निर्धारित किया गया था कि शिक्षा में पूंजी निवेश में क्रमशः इस प्रकार वृद्धि की जाएगी कि वह राष्ट्रीय आय के 6% के व्यय के स्तर तक पहुंच जाए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस नीति में निर्धारित कार्यक्रम हेतु कोष जुटाने के लिए अपेक्षाकृत दृढ़ संकल्प जुटाया जाए। तो ये हो गया हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1946। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तैयार कर लीजिए। थैंक यू।